यहां पे हमने कल देखो लॉरेंस फोर्स के बारे में बात किया, ठीक है। सो व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज लॉरेंस फोर्स। और हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से एक स्पेसिफिक फोर्स लगता है और इसका वैल्यू क्या होगा? एफ ई। एक तो क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो लगता हुआ फोर्स है वो क्या है भाई साहब? दैट इज बेसिकली कांस्टेंट। वो कांस्टेंट रहेगा, वो मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, दिस विल बी ओनली डिपेंडेंट, ये आपका हो जाएगा क्यू ई, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका क्यू वी बी। ऑब्वियसली भाई साहब वी परपेंडिकुलर, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अभी ये जो लॉरेंस फोर्स है इसके वजह से हमने देखा कि कैसे पार्टिकल हेलिक्स डायरेक्शन में मूव करता है। मैग्नेटिक फोर्स के लिए इस तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए सिर्फ, तो ये आपका एक हेलिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने 3 कंडीशंस देखे हैं जहां पे आपका एक तो भाई साहब आपका जो V, आपका अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो, तो अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कौन सी सिचुएशन आती है? देखो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है क्यू ई और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है? क्यू वी बी। तो अगर भाई साहब आपका ये क्यू और यू क्यू कैंसिल होता है तो V इज इक्वल टू ई बाई बी। ये एक आइडियल केस सिनेरियो है जहां पे पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा, ठीक है। अदरवाइज किसका पल्ला भारी है उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होगा। अगर भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स का पल्ला भारी है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स इज मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये इस तरफ मूव करेगा। अगर भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर देन मैग्नेटिक फोर्स तो ये भाई साहब इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैड यस्टरडे सीन। वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब क्या होता है? क्योंकि देखो इसी वेलोसिटी सिलेक्टर पे आपका अगला जो टॉपिक है वो डिपेंडेंट है, विच इज बेसिकली अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में आप क्या कर रहे हैं? आप चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं क्योंकि दे हैव टू बॉम्बार्ड आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो इनको भाई साहब बॉम्बार्ड करना पड़ेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, सो तो हमने क्या क्या देखा कल भाई साहब? देखो दिस इज बेसिकली एफ ई एक्स दैट इज इक्वल टू क्यू ई। ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू ई बाई एम, ठीक है। ओके, वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू ई एम बाई टी। एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू वी इंटू बी दैट इज क्यू वी बाई बी, ठीक है। अगर हमने देखा कि यहाँ पे एफ एल की वैल्यू विच इज बेसिकली द लॉरेंस फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई आई कैप माइनस क्यू वी बाई बी के कैप। ये आई कैप, के कैप, जे कैप ये रिलेटिव है, ये आपको समझना पड़ेगा और जैसे आपको सवाल दिया रहेगा उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो इट मूव्स इन अ हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। व्हाट इज पिच? व्हाट इज पिच है? फ्रीक्वेंसी टाइप का आवाज होता है, बहुत बढ़िया। बस वी पैरेलल इनटू टाइम, वी पैरेलल इनटू टाइम, ठीक है, दैट इज बेसिकली पिच। ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्यू मूविंग एट एन एंगल, अगर क्यू भाई साहब मूव कर रहा है एट एन एंगल विथ बोथ ई एंड बी, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम v sin थीटा वाले कंपोनेंट को ले लेंगे विच इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। तो v cos थीटा प्लस क्यू ई एम बाई इंटू टी, ठीक है, ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू ई आई कैप क्यू वी नॉट बी साइन थीटा के कैप। इट मूव्स इन अ हेलिकल पाथ। वेलोसिटी सिलेक्टर हमने देखा भाई साहब 3 केसेस आपके बनते हैं। 3 केसेस में क्या क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दैट केस आपका क्यू वी बी विल बी इक्वल टू क्यू ई, तो वहां पे क्यू क्यू का कैंसिलेशन हो जाएगा और v की वैल्यू हो जाएगी e बाई बी, ठीक है। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। अगर भाई साहब आपका मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा हुआ तो चार्ज पार्टिकल का डेविएशन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा हुआ तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में डेविएशन होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी सिलेक्टर। और लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे आपका साइक्लोट्रॉन का पहला कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पे V रिक्वायर्ड इज E बाई बी, V रिक्वायर्ड इज बेसिकली E बाई बी। ओके, स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, तो आपने देखा कि भाई साहब एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में रख देते हैं और अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो मोशन प्रोड्यूस होता है उसको हम हेलिक्स मोशन बोलते हैं। इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज नहीं कर पाएगा।
द एक्सेलरेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। देखिए लॉरेंस फोर्स में आपका भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कभी भी स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल को नहीं चेंज कर पाएगा। क्यों नहीं चेंज कर पाएगा बता सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इस चीज को समझिए, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल पे, एक मैग्नेटिक फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स उसके स्पीड को क्यों नहीं चेंज कर पाएगा? मैग्नीट्यूड को क्यों नहीं चेंज कर पाएगा? ओके देखो ये हेलिक्स मोशन हो रहा है, हेलिक्स मोशन हो रहा है। हेलिक्स मोशन में दो चीजें हैं, एक सर्कुलर मोशन और एक फॉरवर्ड मोशन, है ना, ऐसे जा रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये अपन देख चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स का इंपैक्ट, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से क्या हुआ? पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ही तो पार्टिकल को आगे बढ़ा रहा है, तो अगर आपका भाई साहब स्पीड जो ये मोशन है इसमें चेंज होगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन का स्पीड चेंज नहीं होगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज इंपैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। लेकिन आपका ये वाला जो मोशन है फॉरवर्ड मोशन, उसका स्पीड चेंज होगा क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। विघ्नेश कितना एक्सेलरेशन होगा भाई साहब आगे मूव करने का? एक्सेलरेशन कितना होगा? फटफट बताना है भाई साहब, एकदम इजी है। QE बाई एम, बस खत्म ना भाई साहब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? QE है, QE बाई एम। क्यों QE बाई एम? ये भाई साहब चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। दिस क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो आपका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। वेलोसिटी इनिशियली जीरो है या कुछ वेलोसिटी है उस पर ये ऐड होता रहेगा, तो वेलोसिटी पे ऐड होता रहेगा, तो आपका हर मुहूर्त में आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज होता रहेगा। बट सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हाउएवर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। आर वी क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है। इन Lorentz force, please understand that there are two forces which are acting on a charged particle. One is the magnetic force and the other one is the electrostatic force. The magnetic force cannot change the magnitude of speed, it can only change the direction. It is the electrostatic force which is going to change the speed, magnitude of speed, ठीक है। The acceleration due to the magnetic force only changes the direction of motion. ये भाई साहब सिर्फ इसके वजह से चेंज होता है, मतलब इसका सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, बिकॉज ऑफ विच इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये याद रखिएगा भाई साहब, ओके। सो लीनियर एक्सेलरेशन, क्या इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा भाई साहब? होगा भाई साहब लीनियर एक्सेलरेशन। स्ट्रेट जो लाइन पे जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। आपने देखा QE बाई एम है, तो क्या इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा भाई साहब, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, it can only change its direction of motion. It is the electric field which changes the speed of the charge particle. Are we clear on this one people? Lorentz force मतलब दोनों forces का combination, ठीक है। So electric field can change the speed of the charge particle with increase in time and distance, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे कोई भी देखो इस पूरे मोशन में, लीनियर मोशन में आप सारे लीनियर इक्वेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। s की जगह पे लेट से डिस्टेंस आपने d ले लिया, a की जगह पे क्या हो जाएगा बोलो? a की जगह पे जैसे इन्होंने फरमाया QE बाई एम, ठीक है। u स्क्वायर आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया जिसको आप v नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, ओके। सो आपका FE क्या हो जाएगा? QE, a कितना हो जाएगा? QE बाई एम, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। वेयर इज योर सर्कुलर एक्सेलरेशन गोइंग? in performing circular motion, and who is providing this circular acceleration? The magnetic force, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इंक्रीज इन टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसके वजह से क्या हो रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। आपका सर्कुलर फील्ड में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, however there will be an acceleration which will be making the charge particle perform circular motions. Its speed is not going to increase, ठीक है। तो साइज ऑफ द मशीन लिमिटेशन होता है भाई साहब। आपका देखो अभी आपको समझ लो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। एक्सेलरेशन कहां से रहा है? कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। तो अगर मुझे वेलोसिटी को बढ़ाना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो मेरे पास दो चीजें हैं। जितना मैं d को बढ़ाऊं
उतना वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो मेरे को मतलब है कि इसका जो स्पीड है ना ये बढ़े, क्योंकि इसको जाकर अल्टीमेटली एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हिट करना है और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, रेडियो एक्टिव एमिशन स्टार्ट करना है। तो अगर मुझे इसका चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना है तो मेरे पास किसको बढ़ाना पड़ेगा, इसके इनिशियल स्पीड को बढ़ाऊं मैं, ठीक है, और या तो इस डिस्टेंस को बढ़ाऊं। समझ में आ रहा है, v स्क्वायर तभी बढ़ेगा जब आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। और क्या दूसरा तरीका है भाई साहब, एक्सीलरेशन को बढ़ाना। एक्सीलरेशन कैसे बढ़ेगा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उससे बढ़ेगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस के कंपोनेंट को लेकर स्पीड को बढ़ाना है तो भाई साहब जो मेरा इक्विपमेंट होगा वो बहुत लंबा चौड़ा इक्विपमेंट होगा, ठीक है। सी द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और रैदर एनी साइंस इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑन थिंग्स, रिड्यूस द साइज ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपका भाई साहब जो भी मतलब आप देखो भाई साहब, जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, किसी ने अर्ली कंप्यूटर्स देखे हैं क्या? इस रूम के साइज के कंप्यूटर्स होते थे, मतलब इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, तब जाके उसमें भाई साहब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सेव होता था। आज की तारीख में अगर आप साइंस देखोगे तो साइजेस ऑफ थिंग्स आर रिड्यूसिंग। आज मतलब ये एक छोटे से मोबाइल में जितना इन्फॉर्मेशन है उस जमाने में इतने बड़े कंप्यूटर में एक इन्फॉर्मेशन होता था। तो साइजेस ऑफ थिंग्स आर रिड्यूसिंग, देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। हमारे टाइम पे जब स्कूल्स में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस किए गए, आपके मम्मी पापा से पूछना, पहले स्टोरेज डिवाइसेस होते थे आपके फ्लॉपी डिस्क्स, इतने ऐसे डिस्क की तरह होते थे और उसमें बहुत कम डेटा स्टोर हो पाता था। एक फ्लॉपी डिस्क का भाई साहब बहुत कम कैपेसिटी होता था, मतलब ऐसे 50 पेन ड्राइव में जितना डेटा आज में स्टोर हो जाता है शायद एक फ्लॉपी डिस्क में होता था उस टाइम पे, एक फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। तो उस फ्लॉपी डिस्क को हम इंसर्ट करते थे और फिर छोटा मोटा काम जो होता था। अभी आप देखो कैसे कैसे, तो आपका जो है स्टोरेज डिवाइस टेक्निकली बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर कोई मशीन ऐसा है जिसमें अगर मुझे वेलोसिटी अगर एक्वायर करनी है चार्ज पार्टिकल की और डी पे डिपेंडेंसी है तो द बल्क ऑफ द मशीन इज गोइंग टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो लिमिटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द मशीन, क्योंकि अगर डी बढ़ेगा तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपका V, आपका E क्या होता है, V बाई डी होता है। वोल्टेज तो आपने क्रिएट कर दिया, वो तो फिक्स हो गया, लेकिन D को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप D को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा इंपैक्ट इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। D को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर एक्चुअली पोजिंग अ चैलेंज फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन दैट नीड्स टू बी एक्वायर्ड फॉर अ चार्ज पार्टिकल बिफोर इट इज बम्बार्डेड ऑन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। ओके, तो देखिए इस तरीके के भाई साहब लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इस तरीके का एक पहले डिवाइस साइक्लोट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एट वेरी हाई स्पीड टू अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसको बहुत काइनेटिक एनर्जी हम इसका बढ़ा देते हैं। जो आपके चार्ज पार्टिकल जनरली यूज होते हैं वो हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। साइक्लोट्रॉन यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड या एनर्जी देते हैं, जिसके वजह से वो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे बॉम्बार्ड करके एक सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जनरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ बल्कि अ साइक्लोट्रॉन इन इनिशियल ईयर्स यूज्ड टू लुक, ठीक है। ओके, सो एक देखिए बहुत सिंपल सा डिवाइस है। डी को हमको बहुत स्मॉल रखना है। डी को हमको स्मॉल क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AD। तो डी अगर ज्यादा करेंगे तो वी बढ़ेगा, लेकिन डी के ज्यादा करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, वी बाई डी। वोल्टेज तो आपने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में डी आ गया। अगर डी डिनोमिनेटर में आ गया तो विद इंक्रीज इन डी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपका डी को हमने बहुत स्मॉल रखा है। तो लेट्स से दीज आर बेसिकली तो एक एसी ऑसिलेटर है, ठीक है। एसी करंट्स जो आपका टॉपिक है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट्स होता है। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट करंट में आपका जो पोल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, प्लस और माइनस तो प्लस और माइनस ही रहेंगे। एसी करंट्स में आपके पोल्स फटाफट चेंज होते रहते हैं। जैसे इंडिया में आपका एसी करंट का जो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज मतलब विद इन 1 सेकेंड द पोल्स आर गोइंग टू चेंज ऑलमोस्ट 50 टाइम्स, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। एसी करंट्स का जो एडवांटेज ये है कि दीज करंट्स कैन बी एक्चुअली सेंड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी लॉस, ठीक है। सो एसी करंट में हमने यहाँ पे एसी ऑसिलेटर रखा है, ठीक है। एसी ऑसिलेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द करंट पासिंग इनटू द डीज आफ्टर एवरी सेट टाइम इंटरवल। तो डी आपके डीज हैं, ये एक डी हो गया, ये एक डी हो गया।
एक प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू कंटिन्यूसली चेंज। डी को हमने सिग्निफिकेंटली स्मॉल रखा है। हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर्स, इनको हम डीज बोलते हैं, एक्चुअली में डी शेप्ड हैं तो इनको हम डीज बोलते हैं, ठीक है। यहां पे हमने एसी ऑसिलेटर रखा हुआ है। वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज कॉजेज द चार्ज पार्टिकल टू मूव एट वेरी हाई स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड्स में मूव करेगा। मुझे बताइए यहां पे जो स्पीड होगा इसका किस पे डिपेंड करेगा? वेयर एज द मैग्नेटिक फील्ड इन द डीज मेक्स द पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन। तो लॉरेंस फोर्स लग रहा है भाई साहब, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बहुत हाई किया हुआ है यहाँ पे, जिसके वजह से बहुत स्पीड से वो आगे की तरफ मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हेलिक्स मोशन मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। तो इट इज गोइंग टू फॉलो अ हेलिकल पाथ, ठीक है। और फाइनली इधर से एग्जिट करेगा, दिस इज गोइंग टू एग्जिट। ओके, तो अभी हम देखते हैं भाई साहब। ओके, यहाँ पे हो गया आपका लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब लेट्स से ये आपका विद इन द पेपर जा रहा है, नहीं डॉट मतलब आउटसाइड, चलिए आउटसाइड द पेपर है, ठीक है, और आउटसाइड द बोर्ड है। ये आपका एक डी हो गया। लेट्स से आपने इसको u वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। आपका वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ है। तो आपका भाई साहब कैसे लगेगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो आप v से b की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हाउ विल यू गो? बेसिकली v से b की तरफ कैसे जाएंगे? आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और ये v इधर जा रहा है, ऐसे है, तो ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर बेसिकली मूविंग। क्या ये समझ में आ रहा है? v से b की तरफ, तो दिस पार्टिकल इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? दिस इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स। तो आपका डाउनवर्ड्स मूव किया, तो ये जैसे डाउनवर्ड्स मूव किया तो यहाँ पे प्लस और माइनस था। चार्ज पार्टिकल एंटर्स द डी आफ्टर गेनिंग स्पीड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड गेन किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पहले एक्सेलरेशन होगा इनिशियल स्टेज में, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में भाई साहब आपका u आपका यहाँ पे 0 है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको कोई एक्सेलरेशन या फोर्स नहीं लगेगा जब तक वो पार्टिकल मूव ना कर रहा हो। Until and unless it acquires a velocity, no magnetic force is going to act on it. So how is it going to acquire the velocity? By the electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है विच इज QE, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल एंटर्स द डी आफ्टर गेनिंग स्पीड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको स्पीड मिल गया। स्पीड कैसे मिला भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया भाई साहब? QE/m। इस एक्सीलरेशन की वजह से उसका एक फाइनल स्पीड आ गया, ठीक है। इट स्टार्ट्स फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। सर्कुलर पाथ का मतलब समझ रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप देख रहे हैं भाई साहब कैसे ये इधर से इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्किल इट विल एग्जिट द डी। तो आपके भाई साहब डी से एग्जिट करेगा एंड एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके भाई साहब देखो यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया भाई साहब डी, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो साउथ और नॉर्थ पोल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल था, ये ऐसे घूमा, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्किल, तो इसने भाई साहब एक सेमी सर्किल किया, ऐसे घुमा ये, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में घूम रहा है भाई साहब, ऐसे घुमा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्किल इट एग्जिट्स द डी, ये डी से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। इट विल एग्जिट द डी एंड एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी किस में एंटर कर रहा है भाई साहब? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया। समझ में आया? यहां से आपका आया मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से फिर से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आकर फिर से किस में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ठीक है। इट हैज एंटर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, ठीक है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्किल इट एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेमी सर्किल इट विल एग्जिट द डी एंड इट एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। एज द पार्टिकल एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिवर्स। अभी पहले क्या था आपका? प्लस माइनस, क्योंकि ये एसी करंट है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, ठीक है। तो अभी क्या होगा भाई साहब? ये इधर आ तो गया, लेकिन एज द पार्टिकल एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिवर्स्ड बाय द ऑसिलेटर, हेंस प्रोवाइडिंग ग्रेटर स्पीड टू द चार्ज पार्टिकल। तो इसको भाई साहब ज्यादा स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू गेट ग्रेटर स्पीड टू द चार्ज पार्टिकल एज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। चार्ज पार्टिकल विल ट्रैवल इन सर्कुलर मोशन इन अनदर d विथ रेडियस। तो आपका भाई साहब ये ज्यादा स्पीड लेगा और यहां पे मूव करेगा, ठीक है। देखो यहां पे चार्ज पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा था? देखो पॉजिटिव d की तरफ। इसको ऐसे समझो, तोड़कर समझा रहा हूं। ये इनिशियल वेलोसिटी इसने गेन किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, इट एक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डी प्लेट, ठीक है। आफ्टर इट इमर्जेस आउट ऑफ द पॉजिटिव डी प्लेट, नाउ दिस हैज बिकम द पॉजिटिव डी प्लेट। तो ये इसको और जोर से खींचेगा, है कि नहीं?
तो दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो ये और जोर से अगर खींचेगा तो आपका v जनरली r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना आपका v बढ़ेगा उतना आपका r भी बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी भाई साहब, तो यहाँ पे इसका रेडियस बढ़ जाएगा। अगेन वही, जैसे ये यहाँ पे आएगा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, अगेन ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर से ये जाएगा, तो ऐसे करते करते इसका सब्सिक्वेंटली जो रेडियस है वो बढ़ता रहेगा, रेडियस बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ आपका भाई साहब सो as v is directly the charge particle will travel in circular motion in another d with higher radius। ठीक है, तो दो चीजें इंफ्लुएंस कर रही हैं इसके मोशन को, एक तो एसी करंट का इंफ्लुएंस और दूसरा भाई साहब नॉर्थ साउथ पोल। नॉर्थ साउथ पोल की वजह से क्या हो रहा है भाई साहब, व्हाट इज हैपनिंग विद नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, ये आपका जो नॉर्थ साउथ पोल है दिस इज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल ने एक बार मोशन गेन कर लिया, एक बार वेलोसिटी गेन कर ली, तो इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स वेलोसिटी, ये हमने पहले देख लिया भाई साहब, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो रेडियस भी चेंज नहीं होगा, मतलब सेम सर्कुलर रेडियस पे वो मूव करेगा। लेकिन यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो मोशन दे रहा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एक बार ये प्लस, एक बार ये माइनस, एक बार ये प्लस, एक बार ये माइनस। तो अभी जो ये घूमा, ठीक है, ये आधा चक्कर जो घूमा, जैसे ये यहां पे आया तब तक ये पहले यहां पे ये पॉजिटिव था, जैसे ये यहां पे आया तो ये पॉजिटिव हो गया, नाउ इट विल एक्सीलरेट टुवर्ड्स दिस, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसी वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसका रेडियस जो घूमने का होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर आप लॉरेंस फोर्स में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, हाउएवर व्हेन यू कंसीडर द लीनियर पार्ट then there the magnitude of velocity is changing. However, in the circular motion part, the magnitude of the velocity is not changing. In this case, in cyclotron, due to AC current or due to AC voltage being applicable, the magnitude of velocity is also changing. क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी हेलिकल पाथ ही फॉलो कर रहा है वो, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाई इज इट चेंजिंग? बिकॉज ऑफ एसी करंट। इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ एसी करंट। अगर आपने यहां पे डीसी सोर्स रख दिया तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द रेडियस, ये रेडियस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब एसी करंट की वजह से इसका रेडियस चेंज होगा। ठीक है, ओके। सो आपका लेट्स से आपका यहां पे देखो एंट्री एग्जिट ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यू ई होगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई बाई एम। आपका वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी वन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यू की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब टाइम जो यहां पे इसके अंदर जाने में लगा। ठीक है, ए टी वन। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे लेट्स से v हो गया, वंस इट हैज रीच्ड हियर। ठीक है, वंस इट हैज रीच्ड हियर तो दैट विल बी at1। ओके, ये ठीक है। अभी fe की वैल्यू qe है, a की वैल्यू qe बाई m, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस at1। यहां पे कितना है बोलो, at1 ऑलरेडी है। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्लेट है। वंस द चार्ज पार्टिकल रीचेस द मैक्सिमम स्पीड एज पर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, इट एग्जिट्स द साइक्लोट्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ डिफ्लेक्टर एट रिक्वायर्ड हाई काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार भाई साहब उसने पूरा ये आपका डिफ्लेक्टर है बेसिकली, ये जप से ऐसे घूमकर इधर आएगा और ये डिफ्लेक्टर से फट से ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये जोर से इधर से निकलेगा, ये एग्जिट पॉइंट है, इसका डिफ्लेक्टर है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होकर निकलेगा और इसका बहुत हाई वेलोसिटी होगा, ऐसे 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 घूम के फटाक से निकलेगा ये। ठीक है, और ये जाकर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, so once the charge particle reaches the maximum speed as per the specifications of the cyclotron, it exits the cyclotron with the help of a deflector at required high kinetic energy। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो, यही हमको चाहिए था भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ई भाई साहब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये यू नॉट था, फिर इसने वी, फिर इसने भाई साहब V1, फिर V2, फिर V3, ऐसा ही चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, ओके। एफ ई की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE बाई एम। ठीक है, V की वैल्यू क्या हो गई, देखो U प्लस AT1। V की वैल्यू मतलब पहली बार जब इसने पहले D पे एंटर किया तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT1। T1 इज लेट्स से द टाइम टेकन बिफोर इट रीचेस द फर्स्ट D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A विल बी इक्वल टू Q बाई M, सिंपल। ठीक है, ओके। अभी जब यहां से इमर्ज हो रहा है ये, तो V1 की वेलोसिटी आफ्टर इट हैज इमर्ज फ्रॉम, यहां पे जब पहुंचा, इधर से तो निकला ये V वेलोसिटी से, लेकिन यहां पे जब पहुंचेगा तो ये एक्सीलरेट होकर V1 पे आ जाएगा। क्यों, Why will this happen? Because आपका पहले ये प्लस माइनस था, अभी क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी पुल्ड विद अ डायरेक्ट एक्सेलरेशन, तो ये v प्लस AT2 हो जाएगा। मतलब ये देखो v यहाँ पे u प्लस AT1 प्लस AT2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका v1 क्या हो जाएगा, v1 विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन v। v1 यहां पे इसी रिलेशनशिप को देखोगे तो भी आप बता सकते हो, v1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन v। सो आफ्टर ईच हाफ रोटेशन द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। आफ्टर ईच हाफ रोटेशन द वेलोसिटी ऑफ द
सर्कुलर मोशन दैट द पार्टिकल इज मेकिंग, ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली एम वी बाई क्यू बी। तो जैसे जैसे भाई साहब आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ये अपन डिराइव कर चुके हैं लॉरेंट्ज फोर्स में, सिंपल सा डेरिवेशन है, एम वी स्क्वायर बाई आर को क्यू वी बी के बराबर कर दो। ठीक है, तो आपको ये आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इज, और सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है भाई साहब, आपके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, क्यू वी बी के बराबर करेंगे तो ये आर की रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आर और वी दोनों भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप भाई साहब वी को बढ़ा रहे हैं तो आर भी बढ़ेगा, वैसा ही बढ़ा, और वी को आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आपने एसी करंट इस्तेमाल किया हुआ है जिसके वजह से पोलैरिटी सिग्निफिकेंटली विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जिसके वजह से उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी भी। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो इस तरह से मोशन होगा, तो पहले ये जीरो पे था, इसको एक वेलोसिटी मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हुआ, ये एंटर करता है पहले वाले डी में विद अ वेलोसिटी v, इट इमर्जेस आउट विद अ वेलोसिटी v, बट इट रीचेस द सेकंड डी विद अ वेलोसिटी v1, दिस v1 विल बी इक्वल टू v प्लस a t2। ठीक है, ऐसा होता रहेगा भाई साहब, फिर ये v, फिर से ये पोलैरिटी चेंज हो गई, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, r अगेन, सो आपका f इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, a की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू ई बाई एम, तो पहला v जो होगा वो होगा u प्लस a t1, दूसरा v जो होगा, तो देख तो इधर रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है ना। ठीक है, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी v प्लस a t2, v2 v1 प्लस a t3, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, एवरी टाइम योर फाइनल वेलोसिटी विल बी डेफिनेटली मोर देन द वेलोसिटी विथ विच इट इज एंटरिंग दैट पर्टिकुलर डी। ठीक है, ये आपका v1 जो है, मतलब द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल इज लीविंग द डी will always be greater than the velocity of the particle with which it is entering the D. This T3 time or that T2 time or T1 time is the time spent, that is time that has spent in that particular D. And A is what? A is nothing but आपका QE by M. That is the acceleration that has been caused by the electric field. ठीक है, clear है? Okay. At exit let's say आपका भाई साहब फाइनल वेलोसिटी VF हो गया। ठीक है, R की वैल्यू भाई साहब क्या है, mv बाई क्यू बी है। तो एट एग्जिट लेट्स से RC, मतलब जब वो एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे घूमते हुए आया भाई साहब, ठप से इधर आया और ये ऐसे एग्जिट करेगा, ये टारगेट होता है विच इज बेसिकली अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। सो अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस नीड्स टू बी बॉम्बार्डेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी बाय अ चार्ज पार्टिकल फॉर द रेडियोएक्टिव रिएक्शंस टू बी इनिशिएटेड। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर दिस पीपल, RC इज इक्वल टू mv/v बाई, ये कुछ नहीं है, RC जो हम R कैलकुलेट कर रहे थे mv बाई क्यू बी वही है, ये RC मतलब द वेलोसिटी विथ विच इट इज इमर्जिंग द फाइनल कट ऑफ रेडियस, दिस विल बी इक्वल टू mvf फाइनल अपॉन QB। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो RD और RC बराबर हो जाएंगे भाई साहब, RD है इस पूरे का रेडियस, और RC मतलब ये जो घूमता हुआ आया है और गया है, तो RD that is radius of the disk now has become equal to the radius of the circular motion that the charge particle has finally acquired। ठीक है, तो ये फाइनल RC है इसका। ठीक है, RC और RD बराबर, RD की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, MEF बाई QB, तो VF की वैल्यू क्या हो जाएगी, RD QB बाई M, RD QB बाई M। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी will be equal to RD QB by M. RD is basically what? The radius of the disk, QB or upon M. ठीक है, RD is equal to radius of the disk, RC is equal to radius of circular path at exit, radius of circular path at exit. ठीक है, ओके। मैक्सिमम स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट भाई साहब क्या हो जाएगा, VF की वैल्यू हो गई RD QB by M फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मतलब आप देखोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mvm का स्क्वायर, तो VF क्या हो जाएगा, RD QB by M। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं RD QB by M का स्क्वायर, RD इज बेसिकली रेडियस ऑफ द डिस्क, RC भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर RD स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2M। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। ठीक है, देखो RC की वैल्यू क्या है, RC मतलब जब उसका फाइनल रेडियस, RC इज नथिंग बट द फाइनल रेडियस बच्चा बाड़ी। ठीक है, ये जो RC है, RC जो है ये फाइनल रेडियस है, फाइनल रेडियस acquired by the charge particle, acquired by the charged particle before leaving the D's। ठीक है,
बिफोर लीविंग द डीज, ये फाइनल वेलोसिटी है एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। और भाई साहब वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अटेंड, ठीक है। और हमको मालूम है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज बेसिकली व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज एम वी बाई क्यू बी। ये हम भाई साहब लॉरेंस फोर्स से एस्टैब्लिश करते हुए आ रहे हैं। ये कैसे हुआ है भाई साहब, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि भाई साहब आपका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो प्योरली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो ये वी और ये वी अगर कैंसिल कर देंगे भाई साहब तो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू व्हाट, एम वी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर को अगर हमने इधर लिया तो एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ पे भी भाई साहब जो फाइनल रेडियस है जिसको हम आर सी भी बोल सकते हैं, या आर सी अभी क्या हो चुका है, आर सी और आर डी बराबर हो चुका है। वॉट एवर इज द रेडियस ऑफ द डीज इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द, क्योंकि आपने डीज को सिलेक्ट ही इसलिए किया है ताकि उसका जो रेडियस है डी का वही उसको मिल जाए, ठीक है। आपको एक ऐसे देखो, आपको ना ऐसा डी सिलेक्ट करना पड़ेगा जो वेलोसिटी जो आपको चाहिए रहेगी। तो आपको ये जो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। देखो वेलोसिटी आपको जो चाहिए रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, ये इसके साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर क्यू बी बाई एम, इतना वेलोसिटी से आपको भाई साहब इंपैक्ट करना है। तो आप उसी हिसाब से रेडियस ऑफ डी चुनेंगे। जितना ज्यादा आप रेडियस ऑफ डी चुनेंगे, क्योंकि देखो जितना आपका रेडियस होगा डी का उतना ही फाइनल आपका रेडियस होगा किसका, द इमर्जिंग चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। वो घूमता रहेगा जब तक उसको लास्ट भाई साहब ये मिल रहा है, यही उसका भाई साहब फाइनल वेलोसिटी फाइनल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आर सी लिखें या आर डी लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दैट इज द फाइनल रेडियस अक्वायर्ड बाय द रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डीज, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हियर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आर डी लिख लो या आर सी लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यही आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन आर डी, उसके हिसाब से आपको आर डी सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्यू तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड आप बेसिकली बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये सब आपके नोन क्वांटिटीज हैं। अगर आपको वेलोसिटी को बढ़ाना है तो आपके रेडियस ऑफ द डीज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। सो दैट इज हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट आर सी एंड आर डी, ठीक है। एट एग्जिट, एग्जिट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये हो गई वेलोसिटी, दैट इज आर डी क्यू बी बाई एम या आर सी क्यू बी बाई एम भी लिख सकते हैं। आर सी इज बेसिकली द फाइनल रेडियस अक्वायर्ड बाय द रिवॉल्विंग और रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल, आर सी क्यू बी बाई एम भी लिख सकते हैं या आर डी क्यू बी बाई एम भी लिख सकते हैं। आर डी इज रेडियस ऑफ द डीज, आर सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एट एग्जिट। अभी आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। अच्छा, आपने लॉरेंस फोर्स में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से काइनेटिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है, कैसे, ये चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है, जीरो है, कैसे? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसको समझिए। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से किसी चार्ज पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वी एफ का अगर स्क्वायर करूं और वी आई का स्क्वायर करूं, बोथ विल बी सेम, ठीक है। तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ एम वी आई का स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन साइक्लोट्रॉन में ऐसा होगा क्या, अलग बा हो जा रहा है, ठीक है। यहां पे हालांकि यहां पे कॉन्सेप्ट वही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने एक एसी सोर्स लगाया है जिसके वजह से प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज हो रही है, जिसके वजह से एक अलग सा एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडियस चेंज नहीं हुआ है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही रेडियस चेंज हुआ है, लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, और वेलोसिटी के चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस उस पर चेंज हो रहा है। क्यू वी बी जो है, इसमें वी वाला जो कंपोनेंट है वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वी जैसे ही एक डी से दूसरे डी में जा रहा है ये चेंज हो रहा है, ये एक्सेलरेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। किस वाले एक्सेलरेशन से? वही एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डाल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहां पे वी, यहां पे मैग्नेटिक, यहां पे आपका वी एफ का स्क्वायर वी आई के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगेन
is the Lorentz force getting violated out here, which states that due to magnetic field there will be no change in the kinetic energy. तो अभी भी वो लॉ कायम है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चेंज नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एसी ऑसिलेशंस की वजह से ये चेंज आया है. यहां पे VF का स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू VI का स्क्वायर, VF will not be equal to VI. But where has this change happened from? The change has happened from electric field again. Magnetic field has not created this change. ठीक है? So Lorentz force is not getting violated. ठीक है? Okay. So आपका KE का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ MVF का स्क्वायर, that is हाफ MRD QB by M का स्क्वायर. So KE की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q स्क्वायर RD स्क्वायर B स्क्वायर by 2M. Are we clear to this one people? हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया. टाइम पीरियड ऑफ एसी ऑसिलेटर भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो तो इस तरह से घूम रहा है ये ठप. ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज बेसिकली वन वेव का कंप्लीशन होता है. तो पॉजिटिव प्लेट में घूमा तो इतना टाइम लगा, नेगेटिव प्लेट में घूमा तो इतना टाइम लगा. ठीक है, इस तरह से आपका टाइम पीरियड हो जाता है. मतलब एक रेवोल्यूशन में आपका एक बार पॉजिटिव प्लेट में घूमना और एक बार नेगेटिव प्लेट में घूमना, इसको अपन टाइम पीरियड बोलेंगे. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड विच कॉरेस्पॉन्ड्स. So time period of Q is equal to time period of the AC oscillator. ठीक है, time period of Q, that is the moving charge particle, will be actually equal to the time period of the AC oscillator. इसको लिख लीजिए चाहे तो, साइक्लोट्रॉन में ये जरूरी है. ठीक है, time period of the moving particle Q ओके, टाइम पीरियड ऑफ Q विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द AC ऑसिलेटर. ठीक है, ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ Q इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ AC ऑसिलेटर. टाइम पीरियड ऑफ AC ऑसिलेटर भाई साहब क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड होता है अपना 1 बाई फ्रीक्वेंसी. तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपका 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, जनरली आपके AC सर्किट का हमारे घरों में जो सप्लाई होता है उसका 50 हर्ट्ज का होता है. अगर 50 हर्ट्ज है तो भाई साहब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 बाई 50. तो 1 बाई 50 जनरली विल बी इक्वल टू वॉट एवर द वैल्यू कम्स आउट टू बी. ठीक है, 1 बाई 50, तो ये आपका 1 बाई फ्रीक्वेंसी ऐसा हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? अगर हमने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 बाई TQ विल बी 1 बाई TAC. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ Q विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC ऑसिलेटर. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है, ओके. सो TQ इज इक्वल टू TAC, जिसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? FQ विल बी इक्वल टू FAC. टाइम पीरियड ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द AC ऑसिलेटर, विच मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC ऑसिलेटर. ठीक है, तो TQ की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? हम ये देख चुके हैं, 2 पाई M बाई QB. कैसे? TQ क्या होता है भाई साहब? 2 पाई R बाई V. 2 पाई R बाई V. और R की वैल्यू क्या होती है? QB. R की वैल्यू अभी निकाली ना हमने. हाँ, फटाफट से होना चाहिए भाई साहब ये सारे. ओके, तो देखो भाई साहब यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमने देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, mv स्क्वायर बाई R, दिस विल बी इक्वल टू QVB. VV कैंसिल, R की वैल्यू हो गई भाई साहब क्या? MV बाई QB. ठीक है, और आपका यहाँ पे T होता है 2 पाई R बाई V. सो दिस विल बी 2 पाई R. V की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई R बाई V. R की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे क्या है? MV बाई QB. और इधर है V कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई M बाई QB. तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 2 पाई M बाई QB. ठीक है, 2 पाई M बाई QB. तो अगर हम भाई साहब फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 पाई M बाई QB. तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई साहब? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा QB बाई 2 पाई M. आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम इसका रेसिप्रोकल, डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई साहब इसका. ठीक है, तो FQ विल बी इक्वल टू QB बाई 2 पाई M. FAC विल बी इक्वल टू QB बाई 2 पाई M. अगर FQ की वैल्यू ये है तो FAC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2QB बाई 2 पाई M. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. इसी को अपन बोलते हैं भाई साहब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, QB बाई 2 पाई M. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके.
ओके, सो टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस किस लिए यूज होता है भाई साहब? थियरी पार्ट है, ठीक है। टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस, आपके जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं कुछ कुछ सेल्फ एमिनेटिंग होते हैं और कुछ कुछ को हमको इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेजेस में आपको बेसिकली हैवी चार्ज पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करनी पड़ती है, तब जाकर रेडियो एक्टिव चेन रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस टू इंसर्ट एन आयरन इन अ सॉलिड, ठीक है। अगर भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करना है, टू इंसर्ट एन आयरन इन अ सॉलिड यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके, अगर आपको रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट करना है, ठीक है। टू इंसर्ट एन आयरन इन अ सॉलिड, एक आयरन को भाई साहब किसी सॉलिड में अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी होता है ये टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आपका भाई साहब न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल वी कैन नॉट यूज न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स। तो आपके भाई साहब चार्ज पार्टिकल्स पे ये काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस पे काम करते हैं भाई साहब? चार्ज पार्टिकल पे। वी कैन नॉट यूज न्यूट्रल पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, हम न्यूट्रॉन्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ओनली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम ही नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काम नहीं करेगा तो रेडियस नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपका काम नहीं करेगा क्योंकि क्यू चाहिए उसमें, क्यू वी बी है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, ठीक है। सो वी वुड नीड चार्ज पार्टिकल्स। So as electric field and magnetic field works only on charged particle, we cannot use neutral particles such as neutrons for this. As mass is inversely proportional to the acceleration, low mass particles such as electrons will start moving with tremendous amount of velocity, which is comparable to the speed of light. आप एक इलेक्ट्रॉन को बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट में दे सकते हैं, 3 × 10⁸ तक का आप इसमें मीटर पर सेकेंड का स्पीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। If a particle starts moving with velocity comparable to speed of light, its mass increases. ये कैसे होगा भाई साहब? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे ही बनते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पर ये होता है एक्चुअली रेस्ट मास, ठीक है। एक्चुअली सारे चीजों का जब भी कोई चीज मूविंग होगी तो उसकी मास थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ये रेस्ट मास होता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। m इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 - v²/c²। अभी ये v² अगर समझ लो भाई साहब कोई आप अगर मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कितना होगा? 100। नीचे कितना है? 9 × 10⁻16। तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इफ अ पार्टिकल एक्वायर्स अ वेलोसिटी विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एज मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, लो मास पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग विद ट्रेमेंडस विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट्स मास इंक्रीजेस। तो आपका भाई साहब मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। If mass is increased, then the frequency will decrease, causing the electron fall out of step from the आपका साइक्लोट्रॉन। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। मास इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। देखो A इज इक्वल टू क्या होता है? E/m होगा, ठीक है। A जो एक्सीलरेशन है वो किसके वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अगर मास आपका बहुत स्मॉल है तो काफी ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, लेकिन मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मास बढ़ता जाएगा तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा और ये बाहर फेंकेगा, ठीक है। इट विल एक्चुअली इमर्ज। आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो qB/2πm है। आपका रेस्ट मास से मास बढ़ रहा है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल है तो मास बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर मास बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो ये बाहर फेंकेगा, ठीक है। इट विल गो आउट ऑफ इट्स वे, ठीक है। इफ द मास इंक्रीजेस देन द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू फॉल आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है भाई साहब? इट कैन नॉट एक्सिलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। किसी किसी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और न्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन साइक्लोट्रॉन नहीं कर सकता, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सिलेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स अगर होंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है। इट चेंजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन फॉल्स आउट ऑफ स्टेप फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। कभी कभी मतलब लास्ट वाले पे बिना पहुंचे ही वो बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है? एक्चुअली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन का मास इतना बढ़ जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू बिकम्स लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, बिकॉज ऑफ विच इट विल गो आउट ऑफ ट्रैक, वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो एफ क्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
It changes with increase in velocity. Electrons falls out of the step of the electron frequency. It cannot accelerate particle up to the speed of light. तो कभी कभी speed of light तक acceleration नहीं हो पाता है, ठीक है. So that is one drawback that we have in a cyclotron. Have we understood this, people? हाँ, राइट. आइडियल केस ही होगा, मतलब आपका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के साथ इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है. लेकिन कभी कभी भाई साहब इसका हम स्पीड इंक्रीज करते करते स्पीड को इतना बढ़ा देते हैं कि उसका मास भी बढ़ जाता है. मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. लेकिन इसका स्पीड बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसका मास भी बढ़ जाएगा. जैसे ही मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अभी जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है या एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी. विच इज, देखो जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तब तक भाई साहब वो घूमेगा और रेडियस बढ़ता जाएगा और फाइनली इट विल एग्जिट. लेकिन जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी में मिसमैच हो जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल के मूविंग फ्रीक्वेंसी में और भाई साहब आपके साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी में, तो चार्ज पार्टिकल विल फॉल आउट. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. और ये दिस विल बिकम नॉन ऑपरेशनल, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं कर पाओगे इससे, ठीक है. सो इट कैन नॉट एक्सीलरेट पार्टिकल अप टू द स्पीड ऑफ लाइट, सो इट विल नॉट सर्व द पर्पस. ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे.